मैं डॉक्टर संजय कुमार नटानी। आज अपन देखने वाले हैं लिक्विडेशन का वीडियो नंबर सेकंड। एक वीडियो इसका बन चुका है लिक्विडेशन का, जिसमें अपन फर्स्ट मेथड कर चुके हैं। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड मेथड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेकंड मेथड में जो स्टेटमेंट बनता है उसका नाम है लिक्विडेटर स्टेटमेंट अकाउंट। लिक्विडेटर को बोलते हैं अपन हिंदी में निस्तारक। बेसिकली जो निस्तारक है इंग्लिश में लिक्विडेटर, इसका मेन काम क्या होता है? जब भी कोई कंपनी आपकी बंद होती है तो उस कंपनी की जो भी असेट है उनको ये क्या करता है, धीरे धीरे सेल आउट करता है, सारी की सारी असेट्स को बेचता है और कंपनी के पास जो कैश है उसको अपने अंडरटेकिंग में ले लेता है। उसके बाद जो लायबिलिटीज हैं उसका धीरे धीरे करके पेमेंट करता है। तो वो जो स्टेटमेंट बनाता है उस स्टेटमेंट को अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम क्या है? लिक्विडेटर स्टेटमेंट अकाउंट। एक तरफ बनता है रिसिप्ट्स, एक तरफ बनता है पेमेंट। हाँ, इस अकाउंट में टू और बाई का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है। डेबिट साइड में दो ही आइटम आएंगे, एक तो कैश इन हैंड और एक सेल ऑफ असेट्स। कैश इन हैंड का मतलब क्या हुआ? जो कंपनी आपकी बंद हो रही है, डेट ऑफ लिक्विडेशन को उसके पास जो असेट है उस असेट्स में क्या होगा? कैश भी होगा। तो जो कैश है वो सबसे पहले यहां लिखा जाएगा कैश इन हैंड के रूप में। उसके बाद क्या आएगा? जो जो असेट्स बेचेगा कौन? लिक्विडेटर, वो सारा का सारा बैलेंस काय में आ जाएगा? डेबिट में। दैट मींस डेबिट साइड में कितने आइटम आते हैं? दो, एक तो सेल ऑफ असेट्स और दूसरा कैश इन हैंड। क्रेडिट साइड में एक प्रॉपर सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही हमें एंट्रीज नोट डाउन करनी है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आएगा लीगल चार्जेस, मतलब कोई भी कानूनी व्यय है उसको नंबर 1 पे लिखा जाएगा लीगल चार्जेस। दैट मींस लिक्विडेटर सबसे पहले पेमेंट करेगा लीगल चार्जेस का। सेकंड नंबर पे वो पेमेंट करेगा लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, यानी खुद का रेम्यूनरेशन जो है वो लेगा। खुद का रेम्यूनरेशन निकालने के दो मेथड्स हैं, पहला ऑन असेट्स बेसिस और दूसरा ऑन लायबिलिटीज बेसिस। असेट्स बेसिस का मतलब क्या हुआ? जो जो उसने असेट्स बेची उस पे एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से उसका रेम्यूनरेशन निकाला जाएगा। लायबिलिटी बेसिस का मतलब क्या हुआ? जिन लायबिलिटी पे उसको कमीशन मिलेगा उन लायबिलिटी पे उसका कमीशन निकाला जाएगा। तो नंबर सेकंड पे जो लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन आएगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, ऑन असेट्स बेसिस, ऑन लायबिलिटीज बेसिस। नंबर थर्ड पे आएगा कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, यानी कंपनी को बंद करने के जो जो खर्चे होते हैं, जो जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो नंबर थर्ड पे आता है। और नंबर 4 पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चीज आती है, दैट इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में 3 आइटम शामिल होंगे, वेजेस, सैलरी और टैक्स। वेजेस वर्कर्स के लिए, सैलरी एम्प्लॉय के लिए, टैक्स गवर्नमेंट के लिए। नंबर 5 पे आएगा डिवेंचर्स। नंबर 6 पे आएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इसी पॉइंट में सबसे ज्यादा गलती होने के चांसेस रहते हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में बैलेंस शीट में जो जो लायबिलिटी बच गई वो सारी की सारी काय में आएगी? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स और लास्ट में इक्विटी शेयर्स। तो मेरा कहने का मतलब है पेमेंट साइड में ये प्रॉपर सीक्वेंस आपको ध्यान रखना होगा। इस स्टेटमेंट को बोलते हैं अपन लिक्विडेटर स्टेटमेंट। ये अपना सेकंड मेथड है। ये पूरा स्टेटमेंट समझने के बाद में अपन एक क्वेश्चन लेने वाले हैं। चलिए देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा होगा। हाँ, ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी है।
जो बुक आती है आरबीडी पब्लिकेशन की, उसमें चैप्टर का नाम है लिक्विडेशन, उसमें ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, उसमें से भी आप इसको देख सकते हैं। हाँ, कंपनी का नाम है मेगा लिमिटेड। हाँ, और उसका लिक्विडेशन हो रहा है 31 मार्च 2022 को। जब भी किसी कंपनी का लिक्विडेशन होगा तो सबसे पहले कौन आएगा? लिक्विडेटर। उसका फॉर्मेट तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टेटमेंट है, इसके डेबिट साइड में क्या आएगा? रिसिप्ट्स, और क्रेडिट साइड में क्या आएगा? पेमेंट। चलिए, आपको याद होगा जो अपन ने अभी डिस्कस किया था फॉर्मेट, मैं आपको दिखाता हूं अभी। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने को। फॉर्मेट में दोबारा बनाऊंगा नहीं, क्योंकि फॉर्मेट में आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। सबसे पहले यहां आता है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड यहां लिखा हुआ है कैश 500, तो सबसे पहले लिखा जाएगा 500, डेट इज कैश। डेट ऑफ लिक्विडेशन को, जितना भी कंपनी के पास में कैश है, उस कैश की वैल्यू सबसे पहले यहां लिखी जाएगी डेबिट साइड में कैश के नाम से। उसके बाद क्या आएगा? सेल ऑफ असेट्स। ध्यान दीजिएगा, नीचे लिखा हुआ है, नीचे सेल ऑफ असेट्स। जो लिक्विडेटर है उसने सारी की सारी असेट्स को सेल कर दिया। क्या क्या बेचा उसने? लीज होल्ड प्रॉपर्टी 8000 में, लीज होल्ड प्रॉपर्टी 8000 में, प्लांट एंड मशीन 12,900 में, स्टॉक 14,500 में, और सन्ड्री डेटर्स 18,000 में। ये तो क्या था? कैश इन हैंड। और ये क्या है? सेल ऑफ असेट्स। चलिए, हाँ, अब पेमेंट साइड में आते हैं। मैंने बताया था पेमेंट साइड में कितने आइटम आते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां रेमुनरेशन आता है, जो दो पार्ट्स में आता है, ऑन असेट्स बेसिस और दूसरा ऑन लायबिलिटी बेसिस। नंबर 1 पे सबसे पहले क्या आता है? लीगल चार्जेस, कानूनी व्यय, जो इस क्वेश्चन में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। लीगल चार्जेस क्वेश्चन में है ही नहीं, उसकी जगह मैं डाल रहा हूं निल, 0। सेकंड नंबर पे आता है रेमुनरेशन। रेमुनरेशन सबसे पहले कौन सा आएगा? ऑन असेट्स बेसिस। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिक्विडेटर ने जो असेट्स बेची उस पे उसका रेमुनरेशन 2% है। यानी जो लिक्विडेटर है उसने जो जो असेट्स बेची उस पे उसका रेमुनरेशन कितना है? 2%। चलिए अपन निकालते हैं कैसे आएगा वो। उसने क्या क्या बेचा? लीज होल्ड प्रॉपर्टी 8000, प्लांट एंड मशीन 12,900 प्लस स्टॉक 14,500 प्लस सन्ड्री डेटर्स 18,000। यही क्या है? सेल ऑफ असेट्स। सेल ऑफ असेट्स को अपन प्लस कर लेंगे और उसका निकाल देंगे अपन 2%, और ये क्या आ जाएगा? लिक्विडेटर्स का रेमुनरेशन असेट्स बेसिस पे। चलिए मैं कैलकुलेट करता हूं अभी। ये वैल्यू आ गई 1068। इसको यहां अपन पुट कर देंगे 1068। हाँ, लायबिलिटी वाला जो कमीशन है वो अपन निकालते हैं हमेशा सबसे आखिरी में। नंबर 3 पे क्या आता है? कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है 290, डेट इज कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन।
तो लिखेंगे 290 कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन। नंबर 4 पे आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। यहां इस क्वेश्चन में ढूंढते हैं अपन, और मैंने बताया था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में 3 आइटम आते हैं, वेजेस, सैलरी और टैक्स। इस क्वेश्चन में यहां लिखा हुआ है टैक्स 400, सैलरी एंड वेजेस 1200, इनको ऐड कर लेंगे, वैल्यू इज 1600। इसको अपन यहां डाल देंगे नंबर 4 पे, दैट इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। इसके बाद में आता है डिवेंचर्स। पूरे क्वेश्चन में डिवेंचर की वैल्यू है ही नहीं, नील कर देंगे। उसके बाद में आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। मैंने बताया था जो जो लायबिलिटी बच गई वो कहलाती है अपनी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। चलिए, लायबिलिटी साइड में सबसे आखिरी में लिखा हुआ है 2800। ये है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। 1200 रुपीज आ चुका है ऑलरेडी, 400 रुपीज आ चुका है ऑलरेडी, अब बचा कितना 13,000। यहां लिखा हुआ है क्रेडिटर्स होल्डिंग लीन ऑन लीज होल्ड प्रॉपर्टी। जो क्रेडिटर्स हैं वो कितने के हैं, 13,000 के। ध्यान दीजिएगा, क्रेडिटर्स हैं 13,000 के। यहां लिखा हुआ है क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है, 13,000। इनके पास में लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या है, मॉर्गेज है, गिरवी है। और लीज होल्ड प्रॉपर्टी को आपने सेल किया है कितने में, 8,000 में। देखिएगा ध्यान से, क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है, 13,000 रुपए। उनके पास जो असेट्स गिरवी है उसकी वैल्यू कितनी है, 8,000। इसका मतलब क्रेडिटर्स को अपन 5,000 रुपीज और पे करेंगे। हाँ, ये जो 5,000 है ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और एक खास बात और, जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है उसका पैसा अपने को नहीं मिलेगा, तो उसको यहां से अपन क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, या अपन पहले इसको यहां नहीं लिखेंगे। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी से जो पैसा मिला वो अपने पास नहीं आएगा, किसके पास जाएगा, क्रेडिटर्स के पास जाएगा। चलिए, और यहां लिखा हुआ है ट्रेड क्रेडिटर्स 30,000, उसको भी अपन ऐड करेंगे। उसके ऊपर लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, उसको भी अपन प्लस करेंगे। $2,800 प्लस 5,000 प्लस 30,000 प्लस 500, ये वैल्यू आ गई 38,300। ये अपन देंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। उसके बाद में नंबर आएगा प्रेफरेंस शेयर्स का। क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स है ही नहीं, नील। अब सबसे लास्ट में नंबर आ रहा है इक्विटी शेयर्स का, बट इक्विटी शेयर्स को पेमेंट देने से पहले अपन पेमेंट देंगे लिक्विडेटर्स को, उसका रेमुनरेशन। तो लिखा हुआ है लिक्विडेटर्स का रेमुनरेशन कितना है, 1.5%। ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पर इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, हाँ वो अपन कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं 1600 और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं 38,300। इन दोनों को प्लस करके उसका निकालेंगे अपन 1.5%। ये कमीशन है किसका, लिक्विडेटर का। चलिए कैलकुलेट करते हैं अपन। ये वैल्यू आ गई 598.5।
इसको अपन कह सकते हैं 599, ये आ गया 599। अब सबसे आखिरी में इस अकाउंट का बैलेंस निकाल लेंगे अपन। कैसे? रिसिप्ट साइड को ऐड करेंगे अपन, हाँ वो वैल्यू आ गई 45,900, उसमें से लेस करेंगे अपन पेमेंट को, वैल्यू आ गई 4043। ये जो वैल्यू मैंने फाइंड आउट की ये बैलेंसिंग फिगर में है, यानी इस स्टेटमेंट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो किसके पास जाएगा? इक्विटी शेयर्स के पास, और टोटल है 45,900। एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 52,600, उनको मिला कितना? 4,043। दैट मीन्स इक्विटी शेयर्स को पेमेंट कम मिल रहा है। ये तो होना ही होना है, जब किसी कंपनी को लॉस होगा तभी तो वो कंपनी बंद होगी। तो ये कंपनी बंद हो रही है तो इस कंपनी का जो लॉस है वो कहां जाएगा? कंपनी के मालिक के पास, दैट मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर के पास। तो यहां वही हुआ है, इक्विटी शेयर होल्डर को उनका बैलेंस कम मिल रहा है। और इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका है।